Okay. Good morning, students. Okay. Once again, we are meeting as we always do, right? तो लास्ट क्लास की जहाँ तक बात है, लास्ट क्लास में हमने या लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमेशा की तरह फिर से हम उस चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू फ्रेश टॉपिक, राइट? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल या बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पाया जाता है, और वो था माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑर्गेनल से जुड़ी हुई सभी रिक्वायर्ड चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो उसमें अगर आप याद करो तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको रिकॉल करनी चाहिए, जैसे कि हमने पढ़े हुए ऑर्गेनल्स में से, अभी तक पढ़े हुए ऑर्गेनल्स में से माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनल विच इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। उससे पहले हमने जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े वो सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थे। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनल इन आवर डिस्कशन दैट इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में प्राइमरी फंक्शन कौन सा कैरी आउट होता है, तो सिंथेसिस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल का दर्जा दिया, या किसी ऑर्गेनल को अगर हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये कि माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व इन जनरेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसा हमने डेफिनेशन में मेंशन भी किया। फिर हमने क्या पढ़ा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को अगर माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या किसी भी माइक्रोस्कोप में देखना हो हमें, तो जिस सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया हम देखना चाहते हैं वहाँ हमको कौन सा स्टेन यूज़ करना पड़ेगा? जैनस ग्रीन। ये एक एडिशनल फैक्ट हमने पढ़ी। फिर हमने अगले पार्ट में पढ़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सभी डिटेलिंग्स के बारे में जानकारी ली। जैसे कि अगर आप याद करो तो क्रिस्ट या क्रिस्टे किसे कहते हैं? क्रिस्टे इज अ नेम गिवन टू मैसिव इनफोल्डिंग्स दैट आर फाउंड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एंड व्हाट इज प्रेजेंट ओवर दीज क्रिस्ट? So you find components of electron transport chain, one of the process that occurs in mitochondria. Then you find F0, F1 particles, or we call them ATPase particles too, which are primarily involved or actually involved in synthesis of ATP, right? Then what other components were there? The fluid that is present within inner membrane called matrix of mitochondria. It contains different raw materials and enzymes that are required for all metabolic reactions that are carried out within mitochondria. Then we called mitochondria as a kind of semi-autonomous organelle because of some facts that are seen in mitochondria, like it divides on its own, it has its own DNA called mitochondrial DNA, and it has its own ribosomes that is of 70S type. So because of all these features, we call mitochondria as semi-autonomous structure, right? So these were the all important things that we discussed about mitochondria, particularly in last lecture. And why this much recalling or revision for mitochondria is because it is one of the very important structure of the cell on which you will find many questions in your exam. That's why I was saying in last lecture also that you must be very perfect as far as mitochondria as a structure is concerned, right? So if you still have any doubt, you can again watch the video lecture that was related to mitochondria. Your ideas will be more clearer, okay? So that you should do, okay? As far as today's lecture or say this class is concerned, we are moving on to the next organelle or next structure that is present in eukaryotic cell, okay? And the name of that particular structure is plastids. देखो
जो ऑर्गेनल हम पढ़ने जा रहे हैं उस ऑर्गेनल का नाम क्या है? प्लास्टिड्स। ओके, अब सबसे पहले जो काम हम करते हैं हमेशा की तरह कि कोई भी ऑर्गेनल को हम डिस्क्राइब करते हैं, उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना हमारा सबसे पहला काम, तो वो यहाँ पे भी हम करेंगे। देखो आपको बोर्ड पे रेड कलर में जो एक चीज लिखी हुई दिख रही है, इट इज नथिंग बट डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ व्हाट? इट इज अ डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिड्स, राइट? व्हाट दिस डेफिनेशन सेज, ये डेफिनेशन क्या बताती है प्लास्टिड्स के बारे में? तो दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स विच प्राइमरीली फंक्शन फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, प्लास्टिड्स क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स which primarily function for synthesis and storage of organic food. प्लास्टिड ये कलेक्टिवली, वाई आई एम सेइंग कलेक्टिवली, क्योंकि इसके 3 सब टाइप्स है जो फ्यूचर में हम देखेंगे, ठीक है ना? नो वरीज अबाउट दैट, बट एक पहले डेफिनेशन समझ लो क्या है। प्लास्टिड ये एक कलेक्टिव नाम है जो ऐसे ऑर्गेनल्स या स्ट्रक्चर्स के लिए यूज किया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेमी ऑटोनॉमस है। मतलब ये भी वो फीचर्स शो करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया ने सेमी ऑटोनॉमस होने के लिए शो किए। मतलब बाइनरी फिशन से डिवाइड होना, खुद का डीएनए प्रेजेंट होना और खुद के राइबोसोम्स कंटेन करना, ये सारे फीचर्स हमको प्लास्टिड्स में भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम प्लास्टिड्स को डिफाइन करते टाइम कैसे डिफाइन करते हैं? तो दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स विच आर प्राइमरीली फंक्शनिंग फॉर सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक फूड। इज इट ओके? नाउ दे आर primarily found in photosynthetic eukaryotes, that is plants and some protists। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है हमने यहाँ पे कि ये जो प्लास्टिड नाम का ऑर्गेनल है ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। जैसे हम ह्यूमंस या कोई भी और एनिमल, किसी भी एनिमल की सेल में आपको प्लास्टिड नाम का ऑर्गेनल नहीं मिलेगा। उसका मुख्य रीजन है कि एनिमल सेल्स या इवन ह्यूमन की सेल्स, जो कि एक टाइप का एनिमल ही है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो नहीं करता, ऑटोट्रॉपिक नहीं है। इसीलिए प्लास्टिड्स जो है वो हमारी सेल्स में, भले ही हम यूकैरियोट्स हो या किसी भी और एनिमल की सेल में जो कि यूकैरियोटिक है, नहीं पाए जाएंगे। वो किन में पाए जाते हैं? तो यू सी दे आर प्राइमरीली फाउंड इन फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स। अब फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स मेनली कौन है? तो प्लांट्स, ओके, और कुछ प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट्स मतलब प्रोटिस्टा इस किंगडम को बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स। 5 किंगडम्स है, मैंने आपको बताया था, जिनमें हम सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया, जिसमें से फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स 3 किंगडम्स में है, मोनेरा, प्रोटिस्टा और प्लांटी। मोनेरा प्रोकैरियोटिक किंगडम है तो उसको छोड़ दो। तो फिर जो प्रोटिस्ट्स या प्रोटिस्टा किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेटिक है उनमें, और प्लांटी किंगडम के सभी प्लांट्स में कौन पाए जाते हैं? प्लास्टिड्स। क्योंकि ये कौन सी एक्टिविटी कॉमनली शो करते हैं? फोटोसिंथेसिस। और इनमें, इन ऑर्गेनल्स का काम क्या है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक फूड। आई थिंक आइडिया इज क्लियर नाउ कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं, क्या करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। नाउ ये जो टर्म है, कौन सी टर्म? टर्म
plastid was given by अर्नस्ट हेइकल। ओके, ये जो प्लास्टिड नाम की टर्मिनोलॉजी है ये हमें किसने प्रोवाइड की? अर्नस्ट हेइकल नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, अर्नस्ट हेइकल ये एक काफ़ी जाना माना नाम है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इन्होंने कई सारे एस्पेक्ट्स में हमारी स्टडीज़ को एनहांस किया है। जैसे कि अर्नस्ट हेइकल प्रोवाइडेड us with classification systems. Okay, Ernst Haeckel is also responsible for providing the name plastids. Okay, now there are in total 3, mind this, 3 types of plastids that are developed from precursor called प्रोप्लास्टिड। देख लो एक बार क्या कहा है हमने कि प्रोप्लास्टिड, प्रो मतलब पहले का फॉर्म। बायोलॉजी में जब भी प्रो ये वर्ड आता है तो प्रो मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज को, जैसे कि प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम मतलब एंजाइम के पहले का फॉर्म। एंजाइम इज अ फंक्शनल फॉर्म, प्रो एंजाइम इज अ नॉन फंक्शनल फॉर्म। उसी तरह से प्रोप्लास्टिड इज अ नॉन फंक्शनल फॉर्म, it will convert into some kind of functional plastid, right? So that's why what we are saying is there are total 3 possible types of plastids that are developed from precursor called proplastid. तो proplastid नाम का जो precursor है वो कितने टाइप के plastids में convert हो सकता है, या how many types of plastids can be formed from proplastid? 3. Which 3? Leucoplast, chromoplast, and the most commonly known plastid जो हम सबको पता है, हम सब सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं जिसके बारे में, that is क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये जो क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड है ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम अभी तक शायद ये नहीं जानते थे कि क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड जिसके और 2 भी प्रकार है या 2 भाई है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, अलग अलग टाइप्स है एक ही ऑर्गेनेल के। कौन से ऑर्गेनेल के? प्लास्टिड। मतलब क्या हम कहेंगे स्टेटमेंट के तौर पे कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ plastids that are developed from their precursor which is common, that is called proplastid. Is it okay? अब इनमें से हर एक को हमको डिटेल में, रिक्वायर्ड डिटेल्स में पढ़ना होगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो होगा वो नो डाउट इसके बारे में होगा, क्लोरोप्लास्ट। इज इट ओके? बट देयर इज a thing or two that is to be described about these two also, leucoplast and chromoplast. So sequence wise we will go in this sequence. We will first describe whatever required about leucoplast, then chromoplast and then chloroplast. But before that you should understand this basic thing कि भाई प्रोप्लास्टिड नाम का प्रीकर्सर किसी भी फोटोसिंथेटिक प्लांट या प्रोटिस्ट के सेल के अंदर 3 अलग अलग तरह के प्लास्टिड में कन्वर्ट होता है या हो सकता है, फंक्शन के हिसाब से या पर्पस के हिसाब से, ल्यूकोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में या फिर क्लोरोप्लास्ट में।
ठीक, तीनों के अपने अपने रोल्स हैं, अपने अपने फंक्शंस और फीचर्स है जो हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ ल्यूकोप्लास्ट। इज इट ओके? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट इज व्हाट? ल्यूकोप्लास्ट्स। ओके, and we will go on writing the things or facts that are important to leucoplast one by one. लिंक लगाए रखो कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है। ल्यूकोप्लास्ट is a kind of plastid. There are other two also that we will describe in future or in further discussion. We are right now discussing the facts or things about leucoplast, the first variety of plastid. Okay. And what is the very first and basic thing to know about leucoplast is these are colorless plastids. That is, they do not contain any फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब जो डेफिनेशन, कॉमन डेफिनेशन है प्लास्टिड की, वो तो हर प्लास्टिड पे लागू होगी कि दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स विच प्राइमरीली फंक्शन फॉर सिंथेसिस एंड और स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक फूड। या तो सिंथेसिस या तो स्टोरेज या फिर दोनों कामों में इन्वॉल्व होते हैं, किसके? ऑर्गेनिक फूड के। तो जहां तक ल्यूकोप्लास्ट में आपको दिख रहा है, हम सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स दैट डू नॉट कंटेन एनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स का नाम है जो फोटोसिंथेसिस में कार्यरत नहीं होते या फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो नहीं करते। इसका मतलब साफ हो गया कि दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सिंथेसिस। देन व्हाट रिमेन्स इज स्टोरेज, है ना? तो फिर इसीलिए यहां पे क्लियर कट समझ लो कि ल्यूकोप्लास्ट्स प्राइमरीली functions for storage of different organic food। डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के स्टोरेज के पर्पस के लिए, सिंथेसिस नहीं, सिर्फ स्टोरेज के पर्पस के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ल्यूकोप्लास्ट का। ठीक है ना? और ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को स्टोर करता है? ठीक है, इस बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट के फर्दर टाइप्स है। तो यहां पे लिख लेते हैं टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ organic food stored, okay, leucoplasts are of 3 types, don't get confused। पहले हमने कहा कि प्लास्टिड के 3 प्रकार है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि ल्यूकोप्लास्ट प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है स्टोरेज में। किस चीज के स्टोरेज में? डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक फूड। तो फिर कौन से टाइप का ऑर्गेनिक फूड स्टोर्ड है, इस बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट के फिर से 3 सब टाइप्स है। कौन से? वो भी हमको लिखना पड़ेगा यहां पे। 1, 2, 3, that is amyloplast, elioplast and aleuroplast। याद रखो, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो आप फर्स्ट टाइम
जिसके अक्रॉस आ रहे हो या जो फर्स्ट टाइम हमको सुनने को मिल रही है। अमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ध्यान से, इलाइयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, these are the 3 subtypes of leucoplast, and on what basis these subtypes are formed? The basis is type of organic food stored. तो सिंपल सी बात, leucoplasts storing starch, these are ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग लिपिड्स और फैट्स जिन्हें कहते हो तुम, एंड दीज आर ल्यूकोप्लास्ट्स स्टोरिंग प्रोटीन्स। इफ यू लुक एट दिस सिनेरियो तो आप देखो स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन, ये 3 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, ऑर्गेनिक फूड है। प्रोटीन अलग है, लिपिड अलग, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट है जो कि दोनों से अलग है। तो हमने पहले ही कहा है ना कि भाई जो तुम्हारा ल्यूकोप्लास्ट है वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक फूड को स्टोर करके रखने का काम करता है, और ल्यूकोप्लास्ट के जो प्रकार है वो इसी बेसिस पे है कि कौन सा ऑर्गेनिक फूड उसमें स्टोर्ड है। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि अमाइलोप्लास्ट उस ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं विच स्टोर्स स्टार्च, इलाइयोप्लास्ट उस ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं दैट स्टोर्स लिपिड्स, एंड एल्यूरोप्लास्ट उस ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं दैट स्टोर्स प्रोटीन्स। सिंपल। तो प्रोटीन कभी भी अमाइलोप्लास्ट में स्टोर नहीं होगा, स्टार्च कभी भी एल्यूरोप्लास्ट में स्टोर नहीं होगा, फिक्स है ये। स्टार्च स्टोर्ड है तो अमाइलोप्लास्ट कहेंगे, लिपिड स्टोर्ड है तो इलाइयोप्लास्ट कहेंगे, प्रोटीन्स स्टोर्ड है तो एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे। है ये तीनों ही किसके प्रकार? ल्यूकोप्लास्ट। और ये किसका टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। इज इट ओके? नाउ फिर से जगह का प्रॉब्लम है तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको भी मिटा देते हैं। सिर्फ ये रखेंगे, दिखते रहना चाहिए कि भाई प्लास्टिड के कितने टाइप हैं, और ये रखेंगे क्योंकि ये डेफिनेशन है। सेकंड टाइप का जो प्लास्टिड आपको दिख रहा है, नाम दिख ही रहा है, वो तो डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो हो गई ल्यूकोप्लास्ट के लिए। सेकंड टाइप का जो प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। ओके, अब इसकी डिटेलिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसका डिस्क्रिप्शन। तो देखो, दीज आर पिगमेंट कंटेनिंग, ओके, दीज आर पिगमेंट कंटेनिंग और यू कैन कॉल इट colored plastids which store various pigments like carotenoids ranging from red, orange, yellow color. Okay, but ये important है, but they never contain क्लोरोफिल। ध्यान से पढ़ो एक बार जो लिखा है उसको, कि क्रोमोप्लास्ट्स आर दैट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच आर कलर्ड। तो ये बात उनको ल्यूकोप्लास्ट से अलग बनाती है। ल्यूकोप्लास्ट के लिए क्या लिखा है देखो,
कि these are colorless plastid that do not contain any photosynthetic pigment। किसी भी तरह का पिगमेंट किसी भी ल्यूकोप्लास्ट में नहीं पाया जाता। यहाँ क्या कह रहे हैं हम कि these are pigment containing or colored plastids which contain different types of pigments like carotenoids which are ranging from different colors right from red to orange but not green। Is it okay? Why not green? Because they never contain chlorophyll। अब एक बात यहाँ मैं समझा दूँ आपको कि समझाने से बेटर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि क्लोरोफिल is essential or you say must for photosynthesis। अब इस दो पॉइंट को थोड़ा सा कनेक्ट करो। एक तरफ हम कह रहे हैं कि क्रोमोप्लास्ट नेवर कंटेन क्लोरोफिल, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड और एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इन दो पॉइंट्स को अगर हम समझे और जोड़े तो एक लॉजिक हमारे दिमाग में क्रिएट होना चाहिए, वो ये कि क्रोमोप्लास्ट भले ही पिगमेंट्स कैरी करते हो, क्रोमोप्लास्ट भले ही पिगमेंट्स कैरी करते हो, लेकिन वो इन पिगमेंट्स की मदद से क्या नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एसेंशियल पिगमेंट है, जो रिक्वायर्ड है, मस्ट हैव पिगमेंट है, मतलब कौन सा, क्लोरोफिल, वो इनके पास नहीं है। तो जाहिर सी बात, कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि इवन इफ क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड्स, chromoplasts are the plastids with different pigments, they can never carry out photosynthesis because they lack the pigment that is very much essential for photosynthesis to occur, right? तो फिर ये करते क्या है ना? अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते और इनके पास अगर ये बाकी के पिगमेंट्स है तो ये करते क्या है? तो जाहिर सी बात है कि वो तो हमको समझना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं हम कि क्रोमोप्लास्ट जो है प्रोवाइड कलर टू डिफरेंट फ्रूट्स लाइक रेड कलर इन चिली और ऑरेंज कलर इन कैरेट एटसेट्रा। ये जो आपको फ्रूट्स के अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रीन कलर की मिर्च जैसे जैसे पकती है वैसे वो रेड कलर की हो जाती है ना? या फिर कैरेट का कलर थोड़ा शुरुआती दौर में फीका, फिर बाद में डार्क ऑरेंज हो जाता है, या कभी कभी रेडिश भी हो जाता है। तो ये जो सारे फ्रूट्स में, चाहे वो रूट हो या फ्रूट हो, कैरेट इज अ रूट, राइट, एंड चिली इज अ फ्रूट, लेकिन उनके सरफेस का जो कलर है वो कलर कई बार किन की वजह से होता है? उनकी सेल्स में प्रेजेंट कलरफुल क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमो मतलब कलर है ना, क्रोमो का मतलब है कलर, और कलरफुल पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड के होने की वजह से वो सरफेस कलरफुल बनता है, राइट, गेटिंग द थिंग। और इसीलिए हम इन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, कलर कंटेनिंग प्लास्टिड्स। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिगमेंट होने के बावजूद ये प्लास्टिड्स जिनका नाम क्रोमोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो नहीं करते। और उसका रीज़न मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि भाई फोटोसिंथेसिस करने के लिए या कैरी आउट करने के लिए बाकी सभी पिगमेंट्स तो चाहिए जो इनके पास है, लेकिन जो सबसे एसेंशियल पिगमेंट है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता वो है क्लोरोफिल, जो इनके पास नहीं होता। सो क्रोमोप्लास्ट्स को हम नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स भी कहते हैं। नॉन ग्रीन क्यों? क्योंकि दे डोंट कंटेन ग्रीन कलर्ड chlorophyll that is very much essential for photosynthesis. Otherwise
Chromoplast contain all other pigments that varies in their colors and primarily functions for providing colorization to different fruits and even some roots and even some flowers. Before we end this lecture, I would like to share a very important fact about plastids with you is these three are interconvertible. Okay, what is interconvertibility? It means leucoplast can change to chloroplast, chloroplast can change to chromoplast, and even chromoplast can change to chloroplast. Means they are interconvertible, they can change into each other. Why it is so? It is because their origin is common. उनकी जो origin है वो common है प्रोप्लास्टिड, क्योंकि वो एक ही तरह के प्रीकर्सर से बने हुए हैं. समय आने पर या रिक्वायरमेंट होने पर वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं. लेकिन अगर ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट प्रोड्यूस हो गए तो वो ल्यूकोप्लास्ट नहीं बचेगा. नाउ इट विल बिकम आइदर क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट से पिगमेंट गायब हो गए तो वो क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट नहीं बचेंगे. नाउ दे विल बिकम ल्यूकोप्लास्ट, है ना. तो ये बात तो आपको समझनी होगी, बहुत ज़रूरी तरीके से समझनी होगी कि इवन इफ वी आर सेइंग कि दे आर इंटर कन्वर्टिबल, दैट डजंट मीन कि ल्यूकोप्लास्ट की डेफिनेशन बदल जाएगी. ल्यूकोप्लास्ट हम उसी प्लास्टिड को कहेंगे जिसमें पिगमेंट्स नहीं है. अब भाई वो ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के कन्वर्शन से बना हो तब भी, है ना. अब क्या हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा. या फिर कोई ल्यूकोप्लास्ट जिसमें पिगमेंट नहीं थे उसमें नए पिगमेंट्स प्रोड्यूस हो गए तो वो अब ल्यूकोप्लास्ट नहीं बचेगा. नाउ इट विल बिकम आइदर क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट. सो दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. इज इट ओके? तो ये सारी बातें जो है वो आप इस लेक्चर में समझे होंगे, ऐसी आशा करते हैं. ठीक है, अगला जो प्लास्टिड बचा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी का प्लास्टिड है, जो सबसे ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में हमको पढ़ना है और फ्यूचर में भी हमको उसका डिस्कशन काम आएगा, वो है क्लोरोप्लास्ट. तो जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील विथ क्लोरोप्लास्ट, द थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड remaining. As far as first two types of plastid are there, leucoplast and chromoplast, you can see the required detailing on the board with definition and types. Have a look at all these things once, and for this lecture we are done. Thank you.